नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। भारत का चुनाव आयोग हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। अच्छा काम करे तब भी उसकी बदनामी होती है क्योंकि उसकी साख इतनी गिर चुकी है। अब भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि हम भारत के 12 प्रदेशों के अंदर एसआईआर कराएंगे, यानी कि वोटर लिस्ट का रिवीजन कराएंगे। उसमें पता लगेगा कि कितने असली हैं, कितने नकली हैं। काफी सालों के बाद पहले भी होता है, परंतु अब जल्दी से हो रहा है। अभी शुरू हुई है प्रक्रिया और लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिए। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी के नेता प्रदर्शन करने जा रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं। और स्टैलिन ने तो कह दिया ये साजिश है। अपोजिशन स्टेट्स के अंदर इनको वोटर काटने हैं जो उनके खिलाफ वोट देंगे रूलिंग पार्टी के। तो ऐसा यार क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि अगले 2-3 सालों के अंदर चुनाव होने हैं। लगभग 28 से पहले 27 ऐसी असेंबली हैं जहां पर इलेक्शन होने हैं। तो क्या अपोजिशन की ये चार्ज कि वोटर रिवीजन इसलिए हो रहा है ताकि रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है उसको फायदा उठाया जा सके। दोस्तों, आज मैं इसी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं और वही होगी मेरी आज की प्रभुवाणी। जैसे पहले कहा, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की दूसरे फेज की घोषणा की है। बिहार का चुनाव तो अभी चल ही रहा है, उसकी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है, इन्होंने दूसरी घोषणा कर दी चुनाव से पहले। हालांकि जरूरत क्या थी इतनी जल्दी? पर मैं एक एक्सपर्ट जिसने 40 साल से चुनाव कवर किए हैं अपनी राय रखना चाहूंगा, चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। लेकिन मेरी बातों में एक गहरा संशय होगा, शक होगा, क्योंकि इसमें से ऐसे सवाल हैं जो मुझे और शायद आपको भी परेशान करना शुरू कर देंगे जब ये काम शुरू होगा, जब आपके पास लोग आना शुरू होंगे, जब आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। क्या ये वाकई चुनावी प्रक्रिया को मजबूत और शुद्ध बनाने के लिए है या इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा छिपा हुआ है? क्या चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह इंडिपेंडेंट है या वो रूलिंग पार्टी के दबाव में काम कर रहा है? ये प्रश्न हर कोई आजकल उठा रहा है। क्या ये आयोग या अभियान इसलिए चला रहा है कि अवैध घुसपैठियों को हटाने के नाम पर विरोधी वोटर्स को निशाना बना रहा है? यानी कहना उनका है कि इन्फ्लेटर हैं, उनको हटा दीजिए। चलिए धीरे धीरे कदम दर कदम हम इसकी परतें खोलते हैं और वह देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें से। लेकिन याद रखिए, मैं सिर्फ उन तथ्यों पर आधारित बात करूंगा जो वेरीफाइबल है, जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिनको आप प्रूव कर सकते हैं। मैं बाकी पत्रकारों की तरह अफवाह नहीं फैलाऊंगा, लेकिन सवाल ज़रूर उठाऊंगा जो मेरा काम है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना पत्रकारों का अधिकार है, सब नागरिकों का अधिकार है। सबसे पहले इस एसआईआर की बुनियादी जानकारी को समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये फेज 2 है जो 12 राज्यों और केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज में चलेगा और शुरू हो गया है। इनमें शामिल हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बड़े इंपॉर्टेंट है कि इनमें इलेक्शन कुछ में होने वाला है। जी हाँ, ये 12 वो प्रदेश हैं, और ध्यान दें असम इसमें, आसाम शामिल नहीं है। हालांकि आसाम में भी 2026 में चुनाव हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि असम के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर कुछ और लीगल हैसल्स हैं, कारण है उसके अंदर नहीं किया जा रहा। पहले फेज में बिहार में किया गया था, अब ये विस्तार पूरे देश में हो रहा है। कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? इनकी संख्या है लगभग 51 करोड़, यानी 51 करोड़ मतदाताओं की फिर से वेरिफिकेशन होगी। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और भारत इसलिए मशहूर है। और ये 51 करोड़ भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि 1/3, 1/3 हिस्सा वोटर है। अगर वोटर के नाम लिखें तो आधे से ज़्यादा है। ये कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक विशाल अभियान है जो पूरी चुनावी ढांचे को प्रभावित कर सकता है आने वाले समय में। अब इसकी अनुसूची की बात करें, ये आज से शुरू होकर कई महीनों तक चलेगा।
विशेष रूप से प्रिंटिंग और ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जारी रहेगी। उसके बाद जैसे पहले होता है, घर घर जाकर गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जो हैं 8 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होंगे। मैं डेट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको भी याद रहे। और जो आपको क्लेम और ऑब्जेक्शन करने हैं 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक 2026 तक कर सकते हैं कि किसका नाम गलत कट्टा है या नहीं उठा है, वो आप कर सकते हैं। अब जब नोटिस पाने वालों की, जिनको नोटिस दिया जाए कि आपका नाम कट रहा है, वो 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। और फाइनल रोल जो है वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। और क्वालिफाइंग डेट क्या होगी? जिस तरह 1 जनवरी 2026 जैसे हर साल होता है, यानी जो 18 साल पूरे करने वाला युवा है 1 जनवरी 2026 को वो इसमें शामिल हो सकता है। बहुत लोग ऐड हो जाएंगे 18 साल की उम्र के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर यह अभियान अभी क्यों? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध करना है। अब याद आया इनको जब से ये लोग आए हैं। डुप्लीकेट नाम हटाने हैं। वैसे भी 94 करोड़ वोट हैं, वो अपने आप में शक है। मृतकों के नाम काटने हैं। अवैध प्रवासियों को बाहर करना, ये इंपॉर्टेंट है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना सरल और निष्पक्ष है? क्या इसमें कोई छिपी हुई मंशा है सरकार की? खासकर जब कई राज्य 2026 में विधानसभा चुनावों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आप प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं वहां असर होगा इसका। अब सोचिए कौन वोटर बन सकता है। इसके लिए एक दस्तावेजों की लिस्ट दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन मतदाताओं से नाम शामिल करने या सत्यापन के लिए कई दस्तावेज मांगा है, 12 हैं। एक लिस्ट में आपको देने जा रहा हूँ, पूरी नहीं है, परंतु कुछ उदाहरण जो कि मैं दे सकता हूँ, जो पूरी तरह से अनिवार्य या ना चाहिए एकदम। लेकिन इसमें शामिल है केंद्र या सरकारों या पीएसयू के नियमित कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को जारी आईडी कार्ड। जहाँ भी आप काम करते हैं आपको कार्ड मिलता है, वो दिखा सकते हैं, ये माना जाएगा। या पेंशन पेमेंट ऑर्डर, अगर आप रिटायर्ड हैं तो पेमेंट ऑर्डर होगा, उसके अंदर नाम लिखा होगा, सब कुछ होगा। भारत सरकार, लोकल बॉडीज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलपीजी एजेंसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई आईडी, याद करिए 1987 से पहले के आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट या दस्तावेज, या किसी गजटेड ऑफिसर द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जो बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट या मान्यता प्राप्त बोर्डों या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये सब ज़रूरी है। कितने लोगों के पास होगा? ये तो मेरे पास तो नहीं है ये सब चीज़ें। या राज्य प्राधिकारी द्वारा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जो ट्राइबल एरिया के अंदर रहते हैं उनके लिए फॉरेस्ट के, और जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसका द्वारा ओबीसी, एसटी का कोई जाति प्रमाण पत्र, या आपका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जहाँ पर लागू हो उसमें शामिल होना चाहिए, उसके बेसिस पर आपका नाम ऐड किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर होगा, और सरकार द्वारा कोई लैंड या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट होगा, उसको भी मान्यता दी जाएगी। और हाँ, हाल ही में शामिल किया आधार कार्ड, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 12वें दस्तावेज के रूप में जोड़ा गया है। उससे पहले नहीं मानते थे, आधार कार्ड इशू कर दिए, कहते वो आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2025 को आदेश दिया कि आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन स्पष्ट ये भी कर दिया कि नागरिकता, जन्मतिथि या निवास का प्रमाण नहीं है, ताकि ये बोगस क्लेम करते हैं उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सके हम यहाँ के सिटीजन हैं, जैसे बांग्लादेशी आकर कहते हैं। ये बिहार के एसआईआर के दौरान उठे विवाद के बाद आया, जहां विपक्ष ने शिकायत की थी कि आधार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। करोड़ों आधार कार्ड इशू हुए हैं, उसके ऊपर वेरिफिकेशन भी होती है, परंतु इलेक्शन कमीशन ने आधार को नहीं जोड़ा था। पर यहाँ पर एक डाउट खड़ा होता है, क्या सभी मतदाताओं के पास ये सारे दस्तावेज हैं?
इतने पुराने 1987 से पहले ज़्यादातर लोगों के पास इनमें से सभी नहीं होंगे और कहीं के पास तो शायद 1-2 ही होंगे। अगर मेरे से मेरा बर्थ सर्टिफिकेट माँगे, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मैं कहाँ से लाऊँगा? मेरे फादर का कहाँ से लाऊँगा? परंतु मेरे पास और साधन हैं जिससे मैं प्रूव कर लूँगा। खासकर गरीब, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, अल्पसंख्यक समुदायों में या महिलाओं में तो इस तरह के डॉक्यूमेंट बहुत कम मिलते हैं। सोचिए, एक गरीब मजदूर के पासपोर्ट कहाँ से आएगा? उसको जन्मदिन का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? गाँव में तो है ही नहीं। या फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट हर किसी के पास थोड़े ही है। आधार तो कई लोगों के पास है, लेकिन अगर चुनाव आयोग कहता है कि ये पर्याप्त नहीं है, तो नागरिकता साबित करने के लिए और क्या करना होगा? बहुत बड़ा सवाल ये उठने वाला है। इसका जवाब उसको देना पड़ेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने अब कहा है कि जब हम ये काउंटिंग फेज होगा, उसमें कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे, सिवाय जो एन्यूमरेशन फॉर्म है जो भरने के लिए आपको दिया जाएगा, उसको आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आपसे डॉक्यूमेंट सारे के सारे नहीं मांगे जाएंगे, ये क्लैरिफिकेशन किया है। लेकिन ये बदलाव बिहार के बाद आया है, जहाँ लाखों नाम कट गए और कुछ शामिल भी हुए। क्या ये बदलाव पर्याप्त है? ये सिस्टम को क्लीन करने का तरीका है? मुझे तो इसके बारे में शक है, क्योंकि अगर दस्तावेज नहीं है तो नाम कैसे हटेगा? जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, यानी कि वकील कागज नहीं दिखाएंगे पर वोट बनेंगे। एक उनका नारा है, वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है कि कागज तो दिखाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में जहाँ कोई लोग दस्तावेज रखने में मुश्किल महसूस करते हैं, जहाँ शिक्षा का स्तर कम है, ये प्रक्रिया बहुत ही अनऑर्गेनाइज और परेशान करने वाली साबित होगी। फाइल कौन रखेगा भाई? लोग लंबी लाइनों में खड़े होंगे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेंगे और अंत में कई नाम सिर्फ इसलिए कट जाएंगे कि उनके पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है। ये चार्ज तो लगेगा। अब एक बात सवाल उठता है, क्या ये वाकई मतदान सूची को साफ करने का सही तरीका है, या ये एक ऐसा जाल है जो कमजोर वर्गों को बाहर कर देगा? ऐसा ऑपोजिशन का चार्ज है। विपक्ष का तो यही कहना है कि ये सब अवैध घुसपैठियों के नाम पर एंटी बीजेपी वोटर्स को हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये मानता हूँ बोगस वोटर्स हैं, काफ़ी हैं, डुप्लीकेट वोट बहुत है, उनको हटाना चाहिए, परंतु ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए। देखिए बिहार फेज में क्या हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार 65 लाख नाम काट दिए गए। जी हाँ, 65 लाख। और विपक्ष का आरोप है कि ज़्यादातर गरीब, अल्पसंख्यक, विरोधी पार्टियों के वोटर से। हालांकि विपक्ष ने कोई भी शिकायत नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गए। उनका एक नारा था, पॉलिटिकल स्लोगन था, उन्होंने जाकर कोई सुप्रीम कोर्ट में शिकायत नहीं की कि वोट गलत कटे या नहीं कटे, और चुप हो गए। चुनाव शुरू हो गया, उसके बाद भूल गए। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि ये लक्षित डिलीशन है, यानी टारगेटेड है, चुन चुन के हटाया गया है, लेकिन विपक्ष कमज़ोर हो जाए जिसके कारण। परंतु ये प्रूव अभी तक नहीं हुआ है, पर सवाल तो उठते हैं। क्या नए नाम जोड़े गए हैं जो फर्जी हैं? ये भी सवाल उठ रहा है। क्या डुप्लीकेट वोट्स को जानबूझकर रखा जा रहा है? बिहार में चुनाव आयोग ने अपना फ्रॉड बस्टिंग सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल नहीं किया, जो डुप्लीकेट्स को डिलीट कर सकता था। परंतु हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बड़े अच्छे भाषण देते हैं, यूपी से आते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्यों कहते हैं लोग ज़्यादातर डुप्लीकेट फॉर्म भरते नहीं हैं। तो मेरे को विश्वास है, अगर तकलीफ उपलब्ध है क्यों नहीं इस्तेमाल करें। जब आपके पास है टेक्नोलॉजी, प्रधानमंत्री हमारे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी से भागता है। क्या ये जानबूझकर की लापरवाही है या कुछ और? सोचिए, अगर डुप्लीकेट वोटर रह जाते हैं तो फायदा किसको होगा? दोनों तरफ भी हो सकता है, पर डुप्लीकेट वोटर क्यों होने चाहिए, सिद्धांत के ही मैं खिलाफ हूं। अगर विरोधी वोटर्स के नाम कट जाते हैं तो फिर चुनाव कितना निष्पक्ष होगा? अगर रूलिंग पार्टी के लिए हो जाते हैं तब उस भी सवाल उठेंगे। अब इन राज्यों को देखिए जो शामिल हैं: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। इनमें से कई 2026 में विधानसभा चुनाव में जाएंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जो बीजेपी की विरोधी है,
तमिलनाडु में डीएमके, केरल में लेफ्ट, ये सब गैर बीजेपी शासित हैं और उन्होंने ऑलरेडी आरोप लगाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि चुनाव आयोग एसआईआर इसलिए कर रहा है ताकि सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी को चुनाव में फायदा मिले, ये उनका आरोप है। मतदाता सूची से विरोधी वोटर को हटाकर या उन्हें इतना परेशान करके कि वोट ना दें, कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी प्रभाव में काम कर रहा है। इसका कोई सबूत नहीं है, परंतु कंडक्ट की ईसीआई का जो है उसके ऊपर शक पैदा जरूर होता है। क्या ये सिर्फ संयोग है कि चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है? मुझे तो शक लगता है। हमारा इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। इतने बड़े देश के अंदर इतना बड़ा चुनाव कराना, बहुत घटनाएं कम होना, ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कि ऐसे बयान दिए हैं जो राजनीतिक रूप से संदिग्ध लगते हैं और उनकी कारण ही इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। अब उन्होंने कहा कि एसआईआर में कोई भी योग्य मतदाता छूटेगा नहीं और कोई अयोग्य शामिल नहीं होगा। लेकिन बिहार में तो 65 लाख वोट कट गए। उन्होंने रोल मैनिपुलेशन के सबूत को खारिज कर दिया, कहा कि पोस्ट इलेक्शन रिवीजन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं अभी? लेकिन खुद एसआईआर करवा रहे हैं। बिहार में तो मना कर दिया। उन्होंने डुप्लीकेट वोटर डिटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मैंने पहले कहा कि जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर जरूरत नहीं तो इतने नाम हटाए जा रहे हैं क्यों? उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कोई टकराव नहीं है। हमारा राज्य संवैधानिक रूप से सहयोग करने पर बाध्य है, परंतु वो तो नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप तो हमारे वोट काटने जा रहे हैं। तो डुप्लीकेट मशीन क्यों नहीं लगा जो डिटेक्ट करे? लेकिन टीएमसी का कहना है कि ये बीजेपी के इशारे पर योग्य वोटर्स को हटाने की कोशिश है। सीपीएम ने मांग की कि वोटर लिस्ट पारदर्शी तरीके से प्रकाशित हों, बूथ लेवल एजेंट तैनात हों ताकि असली वोटर्स ना हट सकें। और जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कुछ कि बिहार चुनाव आयोग खत्म होने तक इंतजार करें, क्योंकि बिहार एसआईआर से सबक सीखना चाहिए। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया है कि वोट प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को नष्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? जहां तक कि बीजेपी की वैध जीत पर भी सवाल उठेंगे। अगर ज्ञानेश कुमार इसी तरह करते रहे तो बीजेपी जो जेन्युइनली जीतती है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। विपक्ष को हर जीत को चैलेंज करने का बहाना तो मिल जाएगा। क्या चुनाव आयोग भी जीत जाती है कि बीजेपी की क्रेडिबिलिटी, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को खत्म करें? इसके ऊपर बीजेपी का क्या जवाब है? वो कहते हैं कि विपक्ष बोगस आरोप लगा रहा है क्योंकि वह कोई ठोस गलती साबित आज तक नहीं कर पाए। इसमें सच तो है, कर तो नहीं पाए, एक परसेप्शन बन गया है। सच है विपक्ष ने अब तक बहुत ठोस सबूत नहीं दिए हैं, लेकिन सवाल तो वाजिब है ना। डिजिटल वोटर रिकॉर्ड शेयर करने से चुनाव ने इनकार क्यों कर दिया जब आपके पास है सबूत? राहुल गांधी ने कहा कि वोटर चोरी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया। क्या ये ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है? जवाब दीजिए। अगर ऑपोजिशन लीडर कोई सवाल उठाता है उसका जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को फुली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता दिखानी चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि मतदाता सूची शुद्ध करने से लोकतंत्र मजबूत होगा। बिल्कुल सच कहते हैं, बोगस वोट हटने चाहिए। लेकिन अगर आपकी एक्सरसाइज, आपकी प्रक्रिया में संदेह है तो उसका क्या फायदा? करोड़ों रुपए खर्च करेंगे आप, जल्दी थोड़ा और गंभीर जाते हैं। बिहार में एसआईआर के दौरान मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आरजी और अन्य याचिका ने आधार को क्यों नहीं माना जा रहा? कोर्ट ने उसको आदेश दी जो पहले कह चुका हूं, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि नागरिकता का परिणाम नहीं है। चलो, बिहार चुनाव तो लगभग समाप्त हो गया। 98% मतदाताओं के दस्तावेज मिले, लेकिन 2% से कम बाकी थे, वो नहीं हुए, इसलिए कुछ नाम कट गए। पर चुनाव आयुक्त ने क्लेम जरूर किया कि वो सब गैर भारतीय नागरिक भी थे जिनमें से कुछ कटे हैं।
परंतु इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं क्लियर है। ये बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। क्या ये सिर्फ एक कवर है विरोधी वोटर को टारगेट करने का? विपक्ष तो कहेगा हाँ ये है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसके ऊपर नजर लगाए बैठा हुआ है, जिसके प्रति सरकार बड़ी सेंसिटिव है। बीबीसी ने भी कहा है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर परीक्षा है, और राहुल गांधी जैसे कहते रहते हैं, उन्होंने भी यही कहा है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत ही खतरे में पड़ गया है। क्या वो गलत है? पॉलिटिकली भाषण दे रहे हैं? तो मुख्य चुनाव आयोग के बयान मुझे और ज्यादा संशय में डालते हैं, और वो क्लेम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को गुमराह आप कर ही नहीं सकते। उनको पोएटिक भाषा में भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि बोगस वोटर्स की अनुमति नहीं है, परंतु उनकी क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है? उन्होंने ये भी कह दिया, वोट चोरी के आरोपों को कवर अप कहा, कि जो हार जाते हैं वो इस तरह, उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि वो इस तरह के हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। स्पष्ट है, बात तो दोनों तरफ है ना। 225 में ये विवाद पूरे देश में फैल रहा है। अगर नहीं संभाला गया तो लोकतंत्र की जड़ें भी हिल सकती हैं और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल भी उठ सकते हैं। तो इन सवालों को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन को आगे बढ़कर आना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, उनके ऊपर जो सवाल उठते हैं उसका जवाब देना पड़ेगा, और उसके बिना वोट निकल नहीं सकते। ये सवाल बहुत उचित हैं और मुझे भी सोचने पर मजबूर करते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। देश के हित में भी यही है, इलेक्शन कमीशन पे इसमें भी यही है। अन्यथा हमारी डेमोक्रेसी कमजोर होगी, उसके ऊपर जनता का विश्वास भी उठेगा। हम ऐसा भारत बिल्कुल नहीं चाहते जहां वोट का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित हो जाए। अंत में दोस्तों, SIR एक ज़रूरी कदम हो सकता है और होना चाहिए, पर निष्पक्ष तरीके से किया जाए, जिससे इसमें जो खामियां दिख रही हैं वो हट जानी चाहिए। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और इश्यू बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले एक बार फिर बता दूं कि मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी, मैं बुरा नहीं मानूंगा और जवाब भी ज़रूर दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।